हेलो एवरीवन, आई एम सॉरी कुछ पर्सनल इश्यूज के बाद स्टोरी रुक गई थी। सॉरी। ऋषि जो उसे इतनी नज़दीक पहली बार देख रहा था, उसकी लंबी पलकों की कंपन, उसके माथे पर घेरे बालों की नमी और उसकी झुकी नज़रें, सब कुछ उसे और भी ज़्यादा दीवाना बना रहा था। उसने बहुत हल्के से अपनी उंगलियों से सिस्ती के ठुड्डी को छुआ और उसका चेहरा ऊपर उठाया और फिर धीमे स्वर में बेहद नरमी से पूछा, मुझसे डर लगता है क्या? उसकी आवाज़ में कोई अहंकार नहीं था, बस एक सवाल था, एक मासूम सी तलाश की कहीं ये लड़की उससे दूर तो नहीं जा रही है ना। सृष्टि ने उसकी आंखों में देखा, वहीं कोई जबरदस्ती नहीं थी और ना ही कोई अधिकार जताने की कोशिश, बस एक गहराई थी, एक एहसास जो उसे बता रहा था कि वो महफूज है। उसने धीरे से सिर हिलाया। पहले लगता था, लेकिन अब नहीं। यह सुनकर ऋषि की आंखें चमक उठी थी, उसका दिल जैसे हल्का हो गया था। उसने सृष्टि की कलाई को फिर से पकड़ते हुए कहा, शुक्रिया। सिर्फ अच्छा खाना नहीं, बल्कि इतनी खूबसूरत शुरुआत के लिए भी। सृष्टि हल्की से छेप गई थी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी। फिर उसने खुद को हल्के से छुड़ाया, लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ एक मीठा सा सुकून था जो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए खुद को थोड़ा पीछे किया और फिर धीरे से कहा, अब देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए ऑफिस के लिए। ऋषि ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से अपना सिर झुकाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी मेरा भी तो रास्ता वही है ना। सृष्टि ने एक पल के लिए कुछ कहने की कोशिश की, पर फिर चुप रहकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। ऋषि ने उसकी फाइलें उठाई और साथ साथ नीचे चलने लगा। घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में लग चुके थे। बस दादी ने जाते जाते सृष्टि को नज़र भर देखा और प्यार से हाथ हिलाया, ख्याल रखना मेरी बच्ची। सृष्टि ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए नमस्ते किया और फिर उसके पास आकर मुस्कुराकर कहा, आप बस अपना ख्याल रखिए दादी माँ, बाकी आपकी सृष्टि अपना अच्छे से ख्याल रखेगी, ओके। यह सुनकर दादी ने उसके बालों पर हाथ फेरा और फिर सृष्टि बाहर चली गई। बाहर ऋषि की गाड़ी खड़ी हुई थी। उसे आते देख वो आगे बढ़ा और सृष्टि के लिए दरवाज़ा खोला। सृष्टि थोड़ी सी संकोच में थी, पर अब उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी आत्मविश्वास की चमक थी। वो बैठी और ऋषि ने उसके बैग को उसके गोद में रख दिया और फिर गाड़ी स्टार्ट हुई। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे, पर ये चुप्पी बोझिल नहीं थी, बल्कि आरामदायक और गुनगुनी थी। अचानक सृष्टि ने खिड़की से देखते हुए कहा, आपने जो आज कहा वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। ऋषि ने एक नज़र उसकी आंखों में डाली और फिर मुस्कुराकर कहा, जो सच्चा है वो कह देना चाहिए। तुम वो इंसान हो जो मेरी जिंदगी में सच में मायने रखती है। सृष्टि सृष्टि ने नजरें झुका ली। उसकी गालों पर हल्की सी गुलाबी रंगत उभर आई थी। वैसे, ऋषि ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम रोज ऐसा खाना बनाओगे ना, तो पक्का मेरा ऑफिस जाने से ज़्यादा मन घर पर वापस लौटने का लगेगा। सृष्टि की हल्की सी हंसी छूट गई थी। पहली बार बिना किसी डर और बनावटी मुस्कान की वह मुस्कुराई थी। ऋषि ने मुस्कुराते उसका चेहरा देखा, वो चेहरा जिसने अब सिर्फ शरारत और प्यार की हल्की सी झलक थी, और उस पल उसे महसूस हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ एक नाम का नहीं था, एक सफर बनने जा रहा था, साथ चलने वाला। ऑफिस के बाहर जैसे ही गाड़ी रुकी, ऋषि ने ब्रेक लगाया। सृष्टि ने फाइलों को संभाला और दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि ऋषि ने आगे बढ़कर एक बार फिर उसके लिए दरवाज़ा खोला। थैंक यू, सृष्टि ने धीरे से कहा। ऋषि ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आज के दिन अच्छा जाए तुम्हारा, और हाँ, लंच टाइम में ठीक से खाना खा लेना, ओके। सृष्टि ने हौली से अपना सिर हिलाया। वो अभी कुछ कहती कि ऋषि ने आगे जोर दिया, मैं तुम्हें ऑफिस वापस से लेने जाऊंगा, ओके। दादी की कुछ रिपोर्ट्स लानी है, उसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, ठीक है ना। ये सुनते ही सृष्टि का चेहरा थोड़ा सा गंभीर हुआ। दादी की तबीयत ठीक है ना? ऋषि ने उसकी चिंता को महसूस किया और कहा, अभी तो सब ठीक है, बस रूटीन चेकअप और कुछ टेस्ट करवाए थे ना, वही उसकी डिटेल्स चाहिए। बस बाकी तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। और हाँ, अच्छे से काम पर ध्यान देना। सृष्टि ने धीरे से
कहा और फिर अपने होठ भींचते हुए गाड़ी से उतर गई। ऋषि वहीं पर कुछ पल उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी चाल में अब तक एक आत्मविश्वास की ठहराव थी। वो फिर शीशे से पीछे देखता है और फिर गाड़ी स्टार्ट कर हॉस्पिटल के रास्ते निकल जाता है। हॉस्पिटल का वातावरण बिल्कुल अलग था। सफेद दीवारें, हवाओं की गंध और इंतजार करती हुई भीड़। ऋषि के चेहरे पर हल्का सा तनाव था। वो रिसेप्शन की ओर बढ़ा और फॉर्मेलिटीज पूरी की। दादी की रिपोर्ट लेने वाला था, देने चला गया। डॉक्टर महाजन अभी आने वाले हैं मिस्टर ऋषि, नर्स ने कहा। ऋषि एक साइड की कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी, पर होठों पर सृष्टि की आज सुबह की हंसी अब भी ठहरी थी। काश दादी की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो और सृष्टि का दिन भी अच्छा जाए, उसने अपने मन में सोचा। तभी वहां पर डॉक्टर्स बड़े ही नर्म जोशी से ऋषि की से मिले और डॉक्टर के हाथ में दादी की रिपोर्ट्स थी। उन्होंने फाइल खोलते हुए गंभीर स्वर में कहा, ऋषि जी आप चिंता मत करें, दादी की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। उनकी चोट अब भी ठीक हो रही है, लेकिन टाइम तो लगेगा ही। इतनी जल्दी से सब सही तो नहीं होगा। साथ ही उनका शुगर बीपी सब कंट्रोल में है। लेकिन ऋषि की बहुत तक गई थी। लेकिन क्या डॉक्टर? जिस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए, डॉक्टर ने धीरे से कहा, उनकी उम्र ज़्यादा है और इमोशनल थकान अब उनकी सेहत पर असर डाल सकती है। और उन्हें खुश रखें, बात करें और ये महसूस करवाएं कि वो अकेली नहीं है। बस यही ज़रूरी है उनके लिए। ऋषि ने यह सुनकर राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर। और फिर कुछ पल बाद वह पेशेंट और औपचारिकता पूरी करके ऋषि अस्पताल से निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र अचानक एक वार्ड पर जाकर ठहर सी गई थी। बोर्ड पर लिखा हुआ था, आरोही केयर यूनिट, कैंसर रिकवरी बोर्ड। बोर्ड पर लिखा नाम जैसे किसी पुराने जग पर नमक छिड़क गया हो। आरोही, ये नाम जैसे उसके सीने में हथौड़े की तरह बजा था। उसके पैर खुद ब खुद रुक से गए थे। दिल ने मना किया था, जो उसे खींचकर उस यूनिट के दरवाजे तक ले गया था। दरवाजा धक्का देते ही एक ठंडी हवा का झोंका चेहरे से टकराया। कमरा लगभग खाली था। एक कोना जहां एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ था, उस पर एक माँ जैसी उम्र की महिला बेसुध बिना कोई हरकत के लेटी हुई थी। उनकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। सिर पर कोई बाल नहीं था। शायद कीमोथेरेपी के कारण चेहरा शांत था, लेकिन झुर्रियों से हजारों कहानियां दबी थीं। ऋषि उस स्त्री को देखता रहा। उसकी आंखें भर आई थीं। कितनी मिलती है ना आरोही की माँ से, उसने मन ही मन सोचा। सोचते हुए उसकी आंखों में फ्लैशबैक की परछाइयां चलने लगी थी। फ्लैशबैक 17 साल पहले एक छोटी सी पार्टी हो रही थी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची मिनी गुलाबी फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहली बार उसने उस पार्टी में उस बच्ची को देखा था। वह हंसते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़े ऋषि से कहती है, मॉम ये ऋषि है, और ऋषि ये मेरी जान, मेरी माँ है। वह छोटी सी बच्ची आ रही थी, ऋषि की बचपन की दोस्त। ऋषि भी उस वक्त छोटा था और उसने उस औरत को नमस्ते किया और उस लड़की के साथ खेलने चला गया था। यह सब सोचकर उसकी आंखें भर आई थीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। अचानक से कुछ कड़वी यादें उसके जहन में अटक गईं। फ्लैशबैक 15 साल पहले की रात, दिन था दिवाली का। पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। चारों तरफ फटाकों की आवाज़ें थी, मिठाइयों की खुशबू और हंसी ठिठोली से भरा माहौल था। आरोही का घर भी सजकर दुल्हन बना हुआ था। कांच की झालरें, फूलों की लड़ियां और दीपकों की कतारें। आरोही अपनी माँ और पापा के साथ अपने घर पर थी। उसका घर भी ऋषि के घर से दूर नहीं था। ऋषि ने अपने घर पर दिवाली जलाने के बाद रागनी के साथ वहां पर आ गया था। उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी था। ऋषि सूट बूट में था, हाथ में गिफ्ट्स और दिल में बचपन की यादें लिए हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। डिनर की तैयारियां हो चुकी थी। आरोही की मम्मी किचन में थी और पापा लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। आरोही और रागनी और ऋषि बगीचे में खड़े होकर फटाकों की रोशनी देख रहे थे। दोनों हंस रहे थे और बातें किए हुए कुछ पुरानी यादों के किस्से याद कर रहे थे। लेकिन फिर एक धमाका हुआ। एक नहीं, 3 धमाके। बूम बूम बूम। घर कांप उठा था। किचन की तरफ से आग की लपटें उठी। ऋषि और आरोही एकदम से भागे। बॉडीगार्ड ने जल्दी से यह देखकर रागनी को पकड़ लिया था और अचानक से किसी को कॉल कर दिया था। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सब कुछ धुएं और आग में घिर चुका था। आरोही की माँ शकुंतला देवी किचन के फर्श पर पड़ी हुई थी, शरीर जली हुई हालत में था।
और आरोही अपने पापा राजेश जी जो कि गैस सिलेंडर के पास खड़े थे बुरी तरीके से झुलस चुके थे। आरोही उन्हें देखते ही अचानक से चीख पड़ी थी, मम्मी, पापा। ऋषि तुरंत दौड़कर उन्हें खींचने की कोशिश करने लगा। उसे खुद भी जलन महसूस हो रही थी पर वह हार नहीं मान रहा था। वह आरोही की माँ को खींचते हुए बाहर लाया और फिर पापा की ओर भागा, लेकिन तभी एक और धमाका हुआ और गैस लीक के कारण धमाके की लपटों ने ऋषि को पीछे फेंक दिया था। सारा घर धुएं से भर गया था। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आई। पड़ोसियों ने मिलकर ऋषि और आरोही को बाहर निकाला, लेकिन माँ की तो बाहर लाया गया था, लेकिन पापा को तो नहीं बचा सकता। अगले दिन हॉस्पिटल में ऋषि अपनी जलती हुई हथेलियों से ड्रिप लगाए हुए हॉस्पिटल के बेड पर बैठा था। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था, आंखों में भी था, दिल में भी था। तभी आरोही आई। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी और बाल भी बिखरे हुए थे। तुम मेरी जिंदगी में आई और सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ तुम्हारी गलती है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ऋषि कुछ कह नहीं पा रहा था कि आरोही ने चीखते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पापा ने उसी दिन कहा था ना कि गैस सिलेंडर में लीकेज है, पर तूने उनकी बात सुनकर भी इग्नोर कर दी थी। तूने कहा था मैं देख लूंगा, यही तेरी देखभाल थी ना, है ना ऋषि। उसकी ऋषि की यह सब सुनकर आंखें फैल गई थी और उसे याद आया जब वह और पटाखे लेने के लिए आरोही के पास आया था, तब वह किचन की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोककर फटाकों की जिद की। उसके पापा ने कहा था, बच्चा बस शकुंतला की कुछ बोल, अभी आता हूँ। लेकिन उसने फिर से उन्हें जिद की थी, जिससे वो जल्दी से उसके लिए फटाके लाने गए थे और इसे जल्दी से लेकर वहां से आ गया था। शायद ये उनकी ही गलती थी, पर उस वक्त वो फटाकों की आवाज़ में गैस को बंद करना भी भूल गए थे। एक छोटी सी लापरवाही, दो जिंदगियां निकल गई थी। आरोही फूट फूट कर रोने लगी थी। तुम मेरी मम्मी पापा की कातिल हो ऋषि, कातिल हो, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। यह सुनकर ऋषि शून्य था। वो बोलना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसकी गली में कोई आवाज ही नहीं निकली थी। उस दिन के बाद आरोही ने ऋषि से नाता तोड़ दिया था। आरोही की दादी ने ऋषि को बहुत कुछ गलत कहा, बहुत कुछ सुनाया भी। ऋषि था तो एक बच्चा ही ना, और उसके ऊपर इन सब का इतना गहरा असर हुआ था कि वह डिप्रेशन में चला गया था। पूरी फैमिली ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वह कभी भी उन बातों को भूल ही नहीं पाया था। और फिर अभिमन्यु ने उसे अब्रॉड भेज दिया था। यही था उसका सबसे काला अतीत, जो उसके दिल में दफन था, जो उसे हर वक्त मारता रहता था, उसे अंदर से घुटन देता था। वर्तमान में हॉस्पिटल के उस कमरे में अंदर स्ट्रेचर पर एक बेहोश औरत पड़ी हुई थी, झुर्रियों से घिरी उसकी सफ़ेद सी चमड़ी, ऑक्सीजन मास्क से ढका चेहरा और बगल में टिके मॉनिटर की धीमी बीप। कमरे में जिंदगी और मौत के बीच ठहरी हुई हवा थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि आरोही की माँ थी। कमरे के दरवाजे पर ऋषि खड़ा था, नजरों में अतीत की परछाई और दिल में हजारों बातें। सामने लेटी उस औरत को देखकर जैसे समय ने उसे पीछे खींच लिया हो। उसके हाथ कांप रहे थे। फ्लैशबैक की छाया फिर से उभर आई थी। 15 साल पहले एक छोटे सा जश्न, एक मासूम सी बच्ची मिनी गुलाबी फ्रॉक में जो हंसते हंसते कह रही थी, मॉम ये ऋषि है, और ऋषि ये मेरी जान, मेरी मॉम। उस वक्त उस औरत ने मुस्कुराकर ऋषि को गले लगाया था, एक बेटे की तरह। पर अब वही रिश्ता सिर्फ एक चुप्पी बनकर सामने था। ऋषि बस कुछ पल खड़ा रहा, शायद कुछ कह देता, पर तभी, कौन हो तुम? पीछे से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई। झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथों में एक लकड़ी की छड़ी थी और आंखों में संदेह की झलक। ऋषि ने घबराकर तुरंत पीछे देखा। वह औरत कोई और नहीं, आरोही की नानी थी। उनकी आवाज में लाचारी नहीं थी, लेकिन सवाल बहुत था। उन्हें देखकर ऋषि हड़बड़ा गया और जल्दी बोला, सॉरी दादी, मैं गलती से रूम में आ गया था। वह जल्दी से वहां से जाना चाहता था, कमरे के भीतर। वह बमुश्किल कुछ कदम ही बढ़ा था ऋषि की, तभी दरवाजे की ओर से किसी ने कदमों की आहट गूंजने लगी। नजरें झुकी थी, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। और जैसे ही वो फेमिलियर सी आहट आप करीब आई, दरवाजे की फ्रेम में खड़ी थी आरोही, नीली जीन्स और सफेद कुर्ते में। वो बिल्कुल शांत नहीं लग रही थी। उसके माथे पर तनाव की लकीरें थी और आंखों में वो गुस्सा जो शायद हफ्तों से फक रहा था। उसकी सांसें तेज थी और हाथ अब भी उसका मोबाइल था, जैसे किसी को तुरंत कॉल करने की तैयारी में हो। उसकी नजरें एक पल के लिए वह अपनी बेसुध लेटी हुई माँ पर पड़ी और फिर सीधी जाकर ऋषि के ऊपर टिक गई थी। ऋषि ने जैसे ही उसे देखा,
उसके कदम वहीं पर थम गए थे। शरीर का तापमान जैसे एक पल में गिर सा गया हो। पलकों में हिचक और चेहरे पर एक सूनी सी घबराहट। लेकिन आरोही नहीं रुकी। वो सीधे उस तरफ चली गई थी, तेज, दृढ़ और गुस्से से भरी हुई। तुम? उसकी आवाज तेज थी लेकिन कम कपा रही थी, जैसे गुस्से और जज्बात दोनों की मिली-जुली आग हो। तुम आखिर हो कौन? हाँ? उस दिन भी मैंने तुम्हें बुआ के वार्ड के बाहर सामने देखा था, और आज फिर इसी जगह। छुप कर क्यों आते तुम? हाँ? क्या चाहते तुम? और कौन हो? ऋषि कुछ बोला नहीं। आरोही का गुस्सा और भड़क गया था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे साफ साफ बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल लगाती हूँ, समझे तुम? एक पल की भी मैं देरी नहीं करूंगी। उसने मोबाइल उठाकर दिखाया, जैसे वाकई में वह कॉल करने वाली हो। कमरे में उस वक्त हवा तक ने चलना बंद कर दिया था। ऋषि वहीं पर खड़ा रहा, चुप, शांत, और जैसे कोई भारी पत्थर उसकी जुबान पर रखा हो। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, पर उसकी आंखों उन आंखों में अपराध बोध, अफसोस और बहुत कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज कहीं गले में ही फंसी गई थी। मैं बस इतना ही निकला था उसे। लेकिन तब तक आरोही की आंखें भर आई थी, गुस्से से नहीं, अंदर छुपे हुए उस टूटे हुए दर्द से जो हर मुलाकात के बाद और गहरा होता जाता था। कमरे में सन्नाटा था। आरोही का चेहरा अब भी कठोर था। मोबाइल उसकी मुट्ठी में कसकर थामा हुआ था। उसके शब्द अभी अभी गूंजे थे। तुम साफ साफ बताओ, कौन हो तुम? हाँ? ऋषि कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। वो जानता था सच कहने का मतलब था अपने ऊपर हर नफरत को फिर से सहना, जो शायद सालों से उसकी तरफ ही उठाई गई थी। लेकिन अब और नहीं। अब उसे छुपाना नहीं था। जिस वजह से उसने गहरी सांस ली, एक टूटी सी मुस्कान होठों पर लाई और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैं ऋषि हूँ। उसके कहते ही जैसे कमरे की हवा बदल गई। आरोही की आंखें एक पल को फैल गई थीं और उसका चेहरा अचानक से स्तब्ध हो गया था। उसकी सांसें तेज सी थम सी गई थी। उसने खुद को जबरदस्ती सहेजने की कोशिश की, लेकिन दिल की आवाज कब तक दबती। कुछ ही पल बाद उसके कदम अपने आप ही ऋषि की ओर बढ़ने लगे, और अगले ही पल वो ऋषि से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। ऋषि, तू सच में आ गया? उसकी आवाज कांप रही थी और भीगी हुई रुधी हुई थी। तो ठीक है ना? वो बार बार कहे जा रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। ऋषि शब्द स्तब्ध था। उसने एक पल को आंखें बंद की और फिर धीमे से अपने कांपते हुए हाथों से आरोही की पीठ थपथपाने लगा। उसके दिल की हलचल अब आंखों में बह रही थी। मुझे लगा था तू आरोही कुछ बोल ही न सकी, बस सिसकती रही। ऋषि के लिए ये पल जैसे बरसों का बोझ हल्का कर गया था। वो जिसे वो खो चुका था और समझ बैठा था कि अब वो कभी नहीं होगी, आज उसी की बाहों में समाया हुआ था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो नफरत आज आंसुओं में बदल गई। उसके भीतर कई सवाल उफान मार रहे थे। एक और वो सुकून था जो आरोही को अपनी बाहों में पाकर मिला था। दूसरी ओर उलझन। आखिर वो नफरत जो सालों से उसकी आंखों में थी, अचानक इन आंसुओं में कैसे बदल गई थी? हाँ? उसने धीरे से आरोही को खुद से अलग किया, उसकी भीगी पलकों में अपनी उंगलियों से छुआ और बहुत ही शांत लहजे में पूछा, आरोही, ये सब अचानक? तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी ना? फिर ये सब आंसू? आरोही ने अपनी आंखें झुका दी, जैसे अब भी खुद को दोषी महसूस कर रही हो। वो थोड़ी देर तक चुप रही और फिर धीरे धीरे बोलने लगी, क्योंकि मुझे भी सच नहीं पता था ऋषि। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन हर शब्द दिल से निकल रहा था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो हादसा नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। और वह सब मेरी चाची और मेरी बुआ ने मिलकर मेरी मम्मी पापा को मरवाया था, और वो भी पैसों की लालच में। उन्हें डर था कि सारी जायदाद मेरी मम्मी के नाम हो जाएगी, और उन्होंने सब कुछ प्लान किया था। ऋषि की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके होंठ थरथराए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। आरोही की आंखों में आंसू एक बार फिर से उमड़ आए। मुझे लगा था कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि तू वही था, तू सबके करीब था और सब जानता था। उसके शब्द जैसे गले में अटक गए थे। वो पल भर को रुकी और फिर अपनी मुट्ठी भींचते बोली, लेकिन जब तू चला गया था ना और मैं अकेली रह गई थी, तब धीरे धीरे कुछ बातें मुझे सामने आई। कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ पुरानी फाइल्स, ईमेल्स और नौकरों की गवाही, सब कुछ जोड़ने में वक्त लगा। पर जब जोड़ा ना, तो सब सामने था। मेरी चाची ने ही सब कुछ करवाया था, और उन्होंने
तुझे दोषी दिखाने की पूरी कोशिश की थी। ऋषि अब भी चुप था। उसकी आंखें नम थी और दिल अंदर ही अंदर सुलग रहा था। मैंने तुम्हें ढूंढा ऋषि, बहुत ढूंढा, पर तेरी फैमिली ने तुझे छुपा लिया था। उसका लहजा अब थका हुआ था और टूट चुका था। मैंने हर जगह पता किया, लोगों से पूछा, सोशल मीडिया तक छान मारा था, लेकिन तू तू तो जैसे गायब ही हो गया था और कहीं भी पता ही नहीं चल रहा था। इतने में कमरे में कोने में बैठी हुई बूढ़ी औरत आरोही की नानी धीरे से मुस्कुराई। उनकी आंखें भीग चुकी थी, लेकिन उनमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सुकून था। तू वही है ना ऋषि, है ना, जिसकी बातें आरोही आज भी करती है? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। ऋषि ने उनके पास जाकर झुककर हाथ जोड़ लिए और हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं वही हूँ ऋषि। नानी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तू आ तो गया ना, बहुत देर से ही आया, लेकिन आया तो सही, यही बहुत काफ़ी है। ऋषि हैरान था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश था कि इतने सालों पुराना वह जख्म आज मरहम में बदल चुका था। वह बहुत खुश हो गया था, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा भी आ रहा था कि आरोही की चाची ने इस तरह की साजिश की थी, जिस वजह से उसने गुस्से से कहा, आखिर तुम्हारी चाची है कहाँ पर? हाँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से साजिश करने की? जिस पर आरोही ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे शांत साथ मेरे शेर, वो अपनी बुरे कर्मों की सजा ऑलरेडी काट रही हैं। और कहाँ होगी? अपने प्यारे ससुराल में, यानी कि जेल में। यह सुनते ही ऋषि की आंखें हैरानी से फैल गई थीं और उसके चेहरे पर एक पल के लिए आत्मविश्वास झलका, लेकिन फिर होठों पर एक राहत भरी मुस्कान छा गई थी। जेल? उसने दोहराया। हाँ, आरोही ने अपना सिर हिलाया। मैंने खुद उन्हें सबूतों के साथ पकड़ा है और पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराई और कोर्ट में केस लड़ा। बहुत लंबी लड़ाई थी, लेकिन मैंने मम्मी पापा के लिए और अपने लिए ये लड़ाई जीत ही ली थी। ऋषि की आंखों में गर्व था। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी आरोही ने सिर थोड़ा झुकाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते कहा, वाह क्या बात है, बहुत हैंडसम हो गए हो। अब सच सच बताओ, कोई लड़की वड़की मिली है या फिर नहीं? हाँ, या फिर अब भी वैसे ही कुंवारे हो? ऋषि कुछ पल को हकबका गया था। वो मैं अरे नहीं, वह कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसकी जेब में वाइब्रेशन हुआ। उसने जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, लव इज कॉलिंग। उसका चेहरा अनायास ही खिल गया था। होठों पर एक गहरा, सच्चा और बेहद प्यारा सा मुस्कान उभरा, जिसे देखकर आरोही की नजरों में कुछ पल के लिए ठहराव आ गया था। ओहो, आरोही ने चुटकी ली। लगता है मिल ही गए वो, हाँ, जिसकी तलाश थी। ऋषि ने कॉल उठाते हुए अपनी मुस्कान दबाकर, लेकिन आंखों में चमक के साथ कहा, माय वाइफ, सृष्टि ओबरॉय। यह सुनते ही आरोही की आंखें चमक उठी थी। चेहरा खुशी से खिल गया था, लेकिन उसी खुशी के कुछ बूंदें उसके पलकों के किनारों पर अटक गई थी। बहुत सालों बाद उसे सुकून मिला था। उसका ऋषि लेकिन अब अकेला नहीं था। वो खुश था, लेकिन शायद उन बीते पलों की कसक अब भी कहीं नमी में तब्दील होकर उसकी आंखों तक पहुंच गई थी। ऋषि उस वक्त फोन में दृष्टि से मुस्कुराकर बात कर रहा था, इसीलिए शायद उसने उस नमी को नहीं देखा था, लेकिन कमरे के कोनों में बैठी आरोही की नानी ने वो नमी देख ली थी। उन्होंने चुपचाप आरोही का हाथ पकड़ लिया और आंखों से ही सब कुछ कह दिया था। अब सब ठीक है बेटा, तू भी ठीक हो जाएगी, ओके? उधर ऋषि सृष्टि से बात कर रहा था। सृष्टि की फोन से आवाज आई, धीमी मगर प्यारी सी। चिंता में लिपटी हुई, दादी की रिपोर्ट्स मिल गई क्या? ऋषि ने मुस्कुराते जवाब दिया, हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। एक पल की चुप्पी के बाद सृष्टि की राहत भरी सांस सुनाई दी। थैंक गॉड। उसकी आवाज में एक नर्म सी खुशी घुल गई थी। ऋषि को वो लम्हा अच्छा लगा। थोड़ा रुककर उसने पूछा, तुम काम कर रही हो ना? हाँ, लेकिन फिर वो थोड़ी शरारत से बोली, लंच टाइम हो गया है तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। ऋषि के होठों पर धीमी सी मुस्कान आ गई थी। ओके। उसने बस इतना ही कहा, लेकिन उसकी आवाज़ की नरमी बहुत कुछ कह रही थी। सृष्टि ने वो भी गर्माहट महसूस की, फिर हल्के हिचक के साथ बोली, ठीक है, शाम को मिलते हैं, ओके? ऋषि की आंखें बंद कर धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ मिलते हैं। एक पल के लिए दोनों खामोश हो गए, जैसे सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनना काफी था। फिर ऋषि ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बाय। ऋषि ने भी धीमी आवाज में कहा, ओके बाय।
और कॉल कट गया, लेकिन दोनों के होठों पर वही सुकून भरी मुस्कान कुछ देर तक टिकी रही थी। कॉल कट होने के बाद ऋषि ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ठहरी हुई थी। उसकी आंखों में सृष्टि की आवाज की गर्माहट अब भी छलक रही थी। उसने फोन पर जेब में रखा और जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने आरोही खड़ी हुई थी, हाथ बांधे। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने आंखों में चिढ़ाने वाला नटखट बना लिए कहा, क्या बात है? हमसे तो नजरें ही नहीं मिला रहे थे जनाब। अब तो वाइफ से भी बातें होगी है ना? तो कब मिलवा रहे हो मुझे? अपनी वाइफ से मिलवा भी रहे हो या फिर नहीं? जिस पर ऋषि हल्का सा हंसा और फिर सीधे उसकी आंखों में देखकर बोला, अरे नहीं, क्यों नहीं मिल पाऊंगा? कल हमारी कंपनी की एक तरफ से एक पार्टी है। मैं अपनी और डैड की कंपनी को मर्ज करने जा रहा हूँ। वहाँ तुम दोनों को जरूर आना है, ओके? तुम और नानी दोनों। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की कोरें हल्के से भीग चुकी थी। उस दर्द को उसने अपनी हंसी के पीछे छिपा लिया और चिल्लाकर बोली, जरूर आएंगे, क्यों नहीं? बहुत खुशी होगी तुम्हारी इस खुशी का हिस्सा बनने में मुझे। ऋषि ने मुस्कुराते हुए नानी की तरफ देखा, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर उसने उनके पास जाकर आदरपूर्वक झुककर उनके पैर छुए। नानी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा। उन्होंने धीरे से आशीर्वाद दिया। ऋषि ने आरोही की ओर एक नजर डाली। वो अब भी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान के पीछे कुछ अनकहा छिपा था, जो शायद सिर्फ नानी ने देखा था। फिर वो कुछ बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में एक हल्की सी कसक अब भी रह गई थी। एक पुरानी दोस्ती, कुछ अधूरी बातें और एक रिश्ता जो अब शायद हमेशा एक मीठी याद बनकर रह जाने वाला था। पूरा दिन ऑफिस में होने के बावजूद सृष्टि का ध्यान अपने काम पर नहीं, बल्कि ऋषि कहीं और ही अटका हुआ था। और वो था ऋषि ओबरॉय। फाइलें सामने रखी थी, मीटिंग्स चल रही थी, रिपोर्ट्स की जांच हो रही थी, लेकिन सृष्टि का मन तो सिर्फ ऋषि में ही उलझा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार रह रहकर ऋषि का मुस्कान, उसकी आवाज और उसका माय वाइफ सृष्टि ओबराय कहना घूम जाता था। और हर बार ये याद आते ही उसके होठों पर एक नर्म सी मुस्कान आ जाती थी, जो उसके चेहरे पर सख्त परतों को चुपचाप तोड़ती जा रही थी। वो मुस्कान जो ऑफिस के गलियारों में बहुत अजनबी सी थी। सृष्टि अपने डिपार्टमेंट की मैनेजर थी, सख्त, तेज, प्रोफेशनल और अक्सर चुप। किसी ने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। उसकी तेज चाल और तीखी नजरें उसके अनुशासन में रखती थी। लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस रूम की भारी भरकम खामोशी में सिर्फ एक प्रोजेक्टर की धीमी गूंज थी, सामने स्क्रीन पर पार्टी की प्लानिंग से जुड़ी स्लाइड्स बदल रही थी। सृष्टि ओबराय, कंपनी की इवेंट मैनेजमेंट हेड, अपने हाथ में कमल थामे एकटक स्क्रीन को देख रही थी। उसकी टेबल पर नीट फाइल्स, टैबलेट और कॉफी का कप रखा था, मगर उसकी आंखों में हल्की थकावट के साथ कुछ और भी था, जैसे कहीं और खोई हुई। मैम, हमने पिछली बार की तरह ही ओपन गार्डन डेकोर की सोच रखी है। एक सीनियर टीम लीडर ने अपनी राय रखी। इस बार कुछ थीम बेस्ट काउंटर भी जोड़ते हैं, एक और बायस ने कहा। सृष्टि बस सिर हिलाती रही, पर तभी एक सुझाव पर वह हल्के से मुस्कुरा दी। शायद किसी ने स्कारलेट नाइट थीम कहा था, और उसी शब्द ने उसके मन में ऋषि की शरारती आंखों की कोई याद ताज़ा कर दी थी। उसकी बाईं आंख की हल्की सी झुकी और होठों पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई थी। पीछे बैठे एक जूनियर ने धीरे से पास वाली लड़की से कहा, तुमने देखा? मैम मुस्कुरा रही थी, सीरियसली। वो भी मीटिंग में। लड़की ने धीरे से हंसते हुए कहा, हाँ मैंने भी देखा। पर सृष्टि के कानों तक उनकी मुस्कुराहट भी पहुंच चुकी थी। उसने हल्के से गहरी सांस ली और चेहरा एकदम से सख्त कर लिया था, और फाइल बंद करते हुए बोली, अगर आप लोगों का ध्यान मेरी मुस्कान पर है, तो पार्टी का काम कौन करेगा? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया था। सृष्टि कुर्सी पर सीधी हो गई और फिर पूरी टीम को एक नज़र देखा। कल की पार्टी सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये हमारी कंपनी के लिए नए वेंचर की शुरुआत है, और इसकी पहली छाप बहुत मायने रखती है। फिर थोड़ा झुककर उसने मेज पर हाथ रखा और चुनौती भरी लहजे में पूछा, वो क्या है ना? आप सबके पास कुछ नया हो तो बोलिए। टीम थोड़ी हड़बड़ा गई थी, लेकिन तुरंत कुछ हाथ उठे। मैम, एक वाटर प्रोजेक्शन शो कैसा हो सकता है? और एक फ्यूचरिस्टिक थीम फोटोबूथ, वो कैसा रहेगा? और हम एक एक्सक्लूसिव कॉकटेल बार बना सकते हैं, जहाँ ड्रिंक के साथ इंटरकास्ट लाइट्स इफेक्ट भी हो।
सृष्टि के चेहरे पर दोबारा वही हल्की लेकिन संतुष्टि भरी मुस्कान लौटी। उसने चुपचाप सबकी बातें सुनी और आखिर में बोली, अब लग रहा है कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है। सब पर काम शुरू करो, सबको काम पर लगाओ और कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और हमें अपने बॉस को सब कुछ बेस्ट देना समझ में आया। जिस पर सबने अपना सिर हाँ मिलाया। जैसे तैसे दिन बीत गया था, एक के बाद एक मीटिंग्स लगातार बजते, नोटिफिकेशन और अनगिनत मेल्स के जवाब देने के बाद सृष्टि ओबरॉय का दिन खत्म हो ही गया था। मगर उसकी टेबल पर अभी भी कुछ अधूरी फाइल्स और खुली डायरी और कॉफी के अध खाली कप भी गिरे हुए थे। रात के 8 बज चुके थे। ऑफिस की ज्यादातर लाइट्स बुझ चुकी थी और गलियारों में सन्नाटा था और लिफ्ट की आवाज भी थक कर कहीं पर खो सी गई थी। मगर सृष्टि का केबिन अब भी रोशन था। एक नर्म पीली रोशनी में डूबा हुआ वो अपनी सीट पर झुकी बैठी थी और कोहनी टेबल पर टिकाए अंगुलियों के बीच पेन पकड़े हुए, जो अब न जाने कब से चला ही नहीं रही थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर थी लेकिन जहन कहीं और था। बाल हल्के से बिखरे हुए थे और माथे पर हल्की लकीरें और चेहरे पर थकावट का हल्का एहसास आया था। पर आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे किसी का इंतजार की कर रही हो। तभी टिक टिक दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। सृष्टि ने जैसे एक झपकी से जागते हुए बिना नजर हटाए कहा, कमिंग। तभी दरवाजा खिसका और एक अगले ही पर एक प्यारी सी मीठी सी आवाज आई, मैडम साहिबा। उस आवाज के साथ कमरे में एक अलग ही रोशनी भर आई थी। ऋषि अंदर आया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, हाथ जेब में थे और चार में वही पुराना आत्मविश्वास। घर चलने का आपका इरादा है या फिर आज पूरी रात ओ बुराई इंटरप्राइजेस को समर्पित करने का सोच लिया है आपने? सृष्टि ने धीरे से सिर उठाया और सामने वही चेहरा जिसकी एक झलक से उसकी सारी थकान जैसे हवा हो गई थी। उसकी आंखें एक पल के लिए रुकी और फिर हल्के से चमक उठी। ऋषि उसकी तरफ थोड़ा और झुकते हुए नर्म लहजे में बोला, दादी की बात लगता है शायद आप भूल गए। हाँ, उन्होंने साफ कहा था, सिर्फ काम ही नहीं करना है सृष्टि जी, बल्कि आपको अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना है। सृष्टि एक पल करो चुप रही। उसकी अंगुलियां धीरे से पेन से अलग हुई और फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी। वह मुस्कान जो पूरे दिन सिर्फ एक चेहरे की वजह से बची हुई थी। तुम यहाँ कैसे? उसने धीमे से पूछा, आवाज में राहत और हल्की सी झिझक थी। वो मैंने वादा किया था ना कि शाम को मिलेंगे, और तुम तो काम में इतनी खो गई थी कि मुझे ही आना पड़ा, ऋषि ने मजाक में कहा। पर उसकी आवाज में एक सच्चा अपनापन था। सृष्टि ने धीरे से लैपटॉप बंद किया और कहा, ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। जिस पर ऋषि ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है तो मैं तुम्हारे ऑफिस से निकालने की। ओके। यह सुनकर सृष्टि ने उसकी ओर देखा और फिर उसकी हथेली थामी और पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। सृष्टि ने ऋषि की मुस्कुराती हुई आंखों में देखते हुए धीरे से सिर हिलाया और फिर अपनी कुर्सी से उठने के लिए झुकी। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, आँख के साथ तेज दर्द की सिरहन उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसका बायां पैर अचानक से मुड़ गया था। उसका शरीर थोड़ा सा डगमगाया और वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी थी। सृष्टि, ऋषि की आवाज में घबराहट थी। उसने एक पल की भी देर किए बिना झट झपट कर उसे थाम लिया। आराम से, क्या हुआ? पैर मुड़ गया क्या? वह जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसके हाथ को कसकर थाम लिया था। सृष्टि ने दर्द से हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। उसके चेहरे पर सिकन थी और होंठ पीछे हुए थे। ऋषि ने बिना कुछ और कहे झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ऋषि, क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। सृष्टि ने हैरानी और हल्की सी झिझक के साथ कहा, शांत रहो, तुम्हारा ठीक होना मैं तय करूंगा, समझी, तुम नहीं। उसने सख्त लेकिन नरम लहजे में कहा। वो उसे बड़ी सावधानी से गोद में उठाए सीधा उसकी टेबल की ओर बढ़ा और वहां की साफ जगह पर उसे धीरे से बैठाया, जैसे वो कोई कीमती चीज हो जो जरा सी लापरवाही से टूट सकती है। पैर दिखाओ अपना, उसने कहा और उसके झिझकने से पहले ही उसके बाएं पैर की ओर झुक गया था। सृष्टि अब भी थोड़ी सी सकुचाई हुई थी, पर ऋषि के हाथों की सावधानी और नजरों की चिंता उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। ऋषि ने उसके पैर के टखने को हल्के से छूते हुए कहा, हाई हील्स, इनसे ही हुआ है ना शायद, थोड़ा सूजन भी है। सृष्टि, तुम लड़कियां जानती हो ना कि दर्द होगा, फिर भी पहनना जरूरी था कि? ये उसकी बात सुनकर सृष्टि ने धीमे से मुस्कुराते कहा, क्योंकि अच्छा दिखना भी जरूरी होता है ना, खासकर जब कोई देखने वाला हो।
उसकी बात सुनकर ऋषि ने उसकी बात पर सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जिस पर सृष्टि ने खुद भी हैरान थी कि उसने ये क्या कहा था। फिर उसने जल्दी से यहाँ वहां देखते हुए कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं। यह सुनकर ऋषि ने उसे घूर कर पूछना चाहता था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी बेहद संजीदगी से उसके टकने की जांच कर रही थी। उसने उस लाल पड़े निशान को देखकर कहा, तुम आज से सिर्फ शूज पहनकर ऑफिस आओगी। ये मेरा ऑर्डर है, देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें। हाँ, यह सुनकर सृष्टि ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, और तुम होते कौन हो हाँ, मुझे ऑर्डर देने वाले? जिस पर ऋषि ने उसकी आंखों में देखते जवाब दिया, वो जो तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है हर हाल में, तुम्हारा हस्बैंड। और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझी मेरी प्यारी वाइफ? यह कहते हुए वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो से गए थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक कहीं दूर बहुत धीमी से सुनाई दे रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच बस सांसों की आवाज थी, धीमी थमी हुई और एक दूसरे की मौजूदगी में खुलती हुई। सृष्टि की आंखें ऋषि की आंखों में बंधी हुई थी। उसके शब्द, जो तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है तुम्हारा हस्बैंड, अब भी कमरे की हवा में मानो गूंज से रहे थे, जैसे कोई वादा जो अधूरा नहीं रहना चाहता था। सृष्टि की पलकें धीरे धीरे झपकी। उसने अपनी सूनी थकी हुई आवाज में पूछा, तुम ये सब इतनी सहजता से कैसे कर लेते हो हाँ? इतनी गहराई से क्यों सोचते हो मेरे लिए? उसने पूछा। ऋषि ने हल्के से उसके टखने पर अपनी उंगलियां फिराई और संभालते हुए, देखभाल करते हुए, जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो जो टूट न जाए, उसने नजरें नहीं हटाई और जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी हो सृष्टि। और जब कोई चीज अपनी होती है तो उसकी परवाह करना जिम्मेदारी नहीं, दिल की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है, समझे तुम? सृष्टि की आंखों में कुछ पिघलने से लगा था। भावनाएं जो उसने खुद में छिपा रखी थी अब ऋषि की बातों से जैसे बाहर आने लगी थी। पर क्या ये सब एक तरफा नहीं है? उसने बड़ी ही हिम्मत करके पूछा था। उसकी आवाज में एक डर था, एक मासूम सा सवाल। ऋषि ने धीरे से उसका हाथ थामा, उसकी हथेली को अपनी हथेलियों से ढांक लिया था। अगर ये एक तरफा है तो तुम्हारी आंखें मेरी नजरों से बचती नहीं, समझे तुम? जब तुम दर्द में होती हो ना, तो मैं तड़पता हूँ, और ये एक तरफा नहीं हो सकता। सृष्टि की आंखों के कोरे भीग चुकी थी, पर चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान थी, जैसे कई सालों का कोई बोझ उतर सा गया था। उसी पल जब उसने खुद को थोड़ा उठाने की कोशिश की, उसके पैर में हल्का सा खिंचाव हुआ और एक धीमी सी ओह की आवाज निकल गई। ध्यान से, ऋषि ने लगभग फौरन उसकी ओर झुकते हुए कहा, और बिना कोई दूसरा सवाल किए उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा लिया। यह देखकर सृष्टि ने चौंक कर उसकी ओर देखते हुए कहा, ऋषि क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दादी को जवाब देना होगा ना कि उसकी बच्ची को कैसे चोट लगी, और मैं उसे चलाकर नहीं ले जा सकता। उन्हें बताना होगा कि मैंने उन्हें संभाल लिया था, वरना वो तो मेरी खालो दे देंगी। सृष्टि का चेहरा हल्का सा गुलाबी पड़ गया था। उसकी आंखें अब भी उसकी बाहों में थे और उसका दिल उसकी धड़कनों से टकरा रहा था। और सुनो, ऋषि ने उसकी आंखों में गहराई में झांकते हुए कहा, कल से सिर्फ फ्लैट शूज, समझे? ये कोई आग्रह नहीं है, ये हुक्म है मेरा। तुम्हारी सेहत मेरी जिम्मेदारी है, समझे तुम? सृष्टि ने हल्के से आंखें तरी और कहा, और मैंने भी बोला है ना, तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाली? ऋषि ने नजरें झुकाई, पर मुस्कान और गहरी हो गई थी। वो जो तुम्हारे दर्द में से भी ज्यादा तुम्हारी आंखों में सुकून देखना चाहता है, वो जो तुम्हारे लिए अपनी दुनिया से लड़ सकता है, तुम्हारा ऋषि, तुम्हारा पति। उसने और भी ज्यादा प्यार से कहा था। उसकी सांसें अब भी करीब थी, एक दूसरे की आंखों में बस एक दूसरे को देख रहे थे। सृष्टि का हाथ उसके कॉलर के हल्के से थामे हुआ था, जैसे अब कुछ और कहना बचा ही नहीं था। पर उससे पहले कि कोई और शब्द निकलता, ऋषि ने धीरे से फुसफुसाया, अब चले मैडम ओबरॉय? सृष्टि ने पलकें झुका दी, हाँ चलो। पर उसके होठों पर जो मुस्कान थी वो कुछ और ही कह रही थी।